हेलो दोस्तों, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम ये तीसरा जो पार्ट है आपका बैंकिंग रिफॉर्म्स के अंदर में हम देख रहे हैं बैंकिंग सिस्टम का पूरा प्लेलिस्ट है, जिसको कि अगर आपने नहीं देखा है तो और भी वीडियोज है, काफ़ी वीडियो हमने अपलोड किए हैं। जिसमें कि बैंकिंग कौन कौन से बैंक होते हैं, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक, नाबार्ड, सबको हमने क्लियर डिफाइन किया है। RBI के बारे में बताया हमने, NPH के बारे में बताया है, इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर उसके बारे में हम डिटेल में बताया। तो उसको जरूर आप देखें, तब आपको आने वाली वीडियो भी समझ में आएगी। और इसमें ऑलरेडी हमने 2 वीडियो कर चुके हैं हम बैंकिंग रिफॉर्म्स को लेकर के, और ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम नरसिम्हम कमेटी 1 और नरसिम्हम कमेटी 2 को हम देखेंगे, और उसका रिकमेंडेशन क्या क्या था और उसमें क्या क्या गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, क्या क्या इसको इम्प्लीमेंट किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों वीडियोस को भी आप जरूर देखें, ताकि आपको एक बैंकिंग रिफॉर्म्स जो अच्छे से समझ में आएगा, उसके ऊपर आप अपना डिटेल नोट्स बना पाएंगे। तो पहला जो नरसिम्हम कमेटी 1981 में जो आपका स्टेब्लिश लाई गई थी, इसको कहा जाता है कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम। ये जो इसके चेयरमैन थे M नरसिम्हम, जो फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI थे। तो इनके चेयरमैनशिप में इस कमेटी को बनाई गई। इसका मेन एम क्या था कि फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ जो कमर्शियल बैंक्स थे, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं थी उस समय, ये रिफॉर्म्स के समय में स्पेशली। तो रिफॉर्म्स के साथ साथ गवर्नमेंट को जरूरत था कि बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग हो सके, ताकि वो उनको जो फंड चाहिए गवर्नमेंट को वो आ सके। इसीलिए इस कमेटी को बनाई गई, ताकि वो कुछ मेजर बता सके, अपना रिकमेंडेशन दे सके कि कैसे हम बैंक्स को और मजबूत कर सकते हैं। तो कुछ की रिकमेंडेशन की मैं बात करूंगा यहाँ पे, सारे रिकमेंडेशन की जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है। एक था आपका रिडक्शन इन SLR एंड CRR, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट और कैश रिजर्व रेशियो। तो ये बेसिकली जो क्या होता है कि बैंक्स जो है RBI के पास उनको कितना पैसा रखना है, कुछ पैसा जो होता है RBI के पास बैंक्स को रखना होता है, एक कैश के फॉर्म में, और कुछ होता है कि आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में आपको कुछ पैसा रखना है। तो ये पैसा अगर आप रख रहे हो, इससे क्या आपका निगेटिव है कि जितना ज़्यादा ये रेशियो होगा, उतना पैसा बैंकों का ब्लॉक पड़ा रहेगा, मतलब उतना पैसा आप यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस पैसे को आपको इस फॉर्म में रखना ही है, उसको आप लोन देने के फॉर्म में आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए हैं बैंकों के पास, उसमें अगर RBI ने कहा कि भाई आपको जो है 400 रुपए जो है आपको इस SLR और CRI में रखना है, तो बैंकों के पास बस कितना बच जाएगा, 600 रुपए ही बच जाते हैं, जिसको कि वो लोन के फॉर्म में दे सकता है, और इससे वो प्रॉफिट कमा सकता है, क्योंकि इससे इसको इंटरेस्ट आता है आपका लोन से। जैसे ही अगर ये कम माली हो जाता है, मान लीजिए 1000, RBI कहती है कि नहीं आपको 200 रुपए ही रखने हैं, इससे क्या होगा, बैंकों के पास 800 रुपए आ जाएगा लोन के लिए। तो 800 रुपए वो लोन के हिसाब से दे सकती है, जिससे उसका प्रॉफिट जो है बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है। SLR CRR होता क्या है, इसका मैंने अलग वीडियो है मॉनेटरी पॉलिसी के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। SLR क्या होता है, CRR क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, सबको हमने डिटेल में बताया है। ठीक है, इसने कहा नरसिम्हम कमेटी ने कि इसको आप कम करें, ताकि बैंकों के पास ज्यादा पैसा हो, जिसको कि वो लोन के तौर पे दे पाए और प्रॉफिट कमा पाए। इसके अलावा इनका रीडिफाइनिंग पैरिटी सेक्टर, पैरिटी सेक्टर जो उसको आप रीडिफाइन कीजिए, डिफिनेशन को आप चेंज कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जो पैरिटी सेक्टर का जो इसका क्या है बेसिकली पैरिटी सेक्टर का, कि बैंकों को कुछ परसेंटेज, जनरली 40% जो है ये चेंज होता रहता है। 40% जो है आपको लोन जो है, जितना आप लोन दे रहे हैं 40% आपको जो है प्रायोरिटी सेक्टर को देना है। ये बेसिकली गवर्नमेंट का रूल है RBI का। तो इसमें नरसिम्हम कमेटी ने कहा कि आप बहुत सारा इसका जो पोर्शन है वो वेस्ट हो रहा है, तो इसको आप एक्सपेंड कीजिए, प्रायोरिटी सेक्टर को और सेक्टर्स को इसके अंदर लेके आइए, ताकि जो है लोन जो है सही लोगों को तक जा सके, और ये वेस्ट जो ना हो पैसा। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि रीडिफाइन करके इसमें आप स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को भी इंक्लूड कीजिए, टीनी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को इंक्लूड कीजिए, स्मॉल बिजनेस ऑपरेटर्स को इंक्लूड कीजिए, अदर वीकर सेक्शंस को, जैसे कि वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, उसको आप इसमें इंक्लूड कीजिए, ताकि जो है फंड जो है अलग अलग चैनल्स को दिया जा सके और ये वेस्ट ना हो। अब आया इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, जो है इसको कमेटी ने कहा कि इसको आप डी रेगुलेट कीजिए, मतलब बैंक जो अपने स्तर पर मार्केट फोर्सेस को देखते हुए इंटरेस्ट रेट जो डिसाइड कर सके। इंटरेस्ट रेट जैसे कि सेविंग्स का रेट अभी आप देखते हैं 3.5% है, ये जो बेसिकली जो है बैंक्स अपने स्तर पे डिसाइड करते हैं। अभी 3.5 से 4% हो गया आपका। तो अलग अलग बैंक्स का बहुत बार आप देखते हैं इंटरेस्ट रेट अलग भी होता है, किसी में 6% दिया जा रहा है, किसी में 7% भी दिया जा रहा है। तो इसको उन्होंने कहा कि डी रेगुलेट करने के लिए बैंक खुद ही डिसाइड करे, RBI को या गवर्नमेंट को इसको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उनका स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर, तो उनका बैंकिंग सेक्टर का पूरा स्ट्रक्चर जो आप चेंज कीजिए। तो इन्होंने कहा, पहला तो कहा पब्लिक सेक्टर बैंक, इतने सारे बैंकों की जरूरत नहीं है, इसको आप कम कीजिए, कुछ एक 4 टायर हायरार्की बनाइए, जिसमें कि 3-4 जो है बड़े बड़े बैंक होंगे, जो टॉप लेवल बैंक, जैसे कि SBI हो गया आपका, जिसका सबसे बड़ा बैंक होगा। 8-10 जो है नेशनल लेवल बैंक होंगे, जिसका कंट्री वाइड ब्रांचेज होगा।
और लोकल बैंक्स हो गए जो कि रीजनल ऑपरेशंस देखेंगे, मान लीजिए आपको टायर 2 टायर 3 टाउन्स के लिए, और रूरल बैंक्स जो है जैसे रीजनल रूरल बैंक्स हो गए उनको आप बॉटम में रखिए, जो कि मेनली जो है एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज को फाइनेंस करेंगे। इस तरह का हायरार्की बनाइए, ऐसा नहीं कि सारे बैंक सारे सेक्टर में सभी चीजों में लगे हुए हैं, इससे स्पेशलाइजेशन नहीं आती है। क्योंकि उन्होंने कहा कि आप हायरार्की बना करके बैंकों को रीअरेंज कीजिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि फर्दर नेशनलाइजेशन नहीं होना चाहिए, कोई नेशनलाइजेशन आप मत कीजिए, और प्राइवेट सेक्टर को भी आप पब्लिक सेक्टर बैंक की तरह ट्रीट कीजिए, उनको भी उतना ही ऑटोनॉमी दीजिए, उतनी ही फ्रीडम दीजिए ताकि वो भी ग्रो कर पाए। इसके अलावा इन्होंने कहा ARF ट्राइब्यूनल आप बनाइए, ARF मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो है उसके लिए ट्राइब्यूनल बनाइए, जो कि क्या करेगा, फंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड सॉरी बनाइए आप, जो कि उसको क्या करेगा, लोन पोर्टफोलियो जो है बैंक्स का जो कि रिकवरी नहीं कर पा रहे बैंक्स, जिसके लिए जैसे कि आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक होता है, उसके अलावा और भी बहुत सारे लोन्स होते हैं जो बैंक रिकवर नहीं कर पाता है, डिफिकल्टी होती है, तो फंड आप दीजिए जो कि बेसिकली लोन्स जो है बैंकों से ले लेगा वापस, और वो बैंकों को उसके हिसाब उसके एवज में कुछ पैसा देगा ताकि बैंक्स का बुक जो है वो क्लीन हो पाए, उनके पास कोई स्ट्रेस्ड लोन या फिर जो नॉन रिकवरेबल लोन नहीं रहेगा, तो बैंकों की प्रॉफिट सही होगी और उनको उनका क्रेडिट रेटिंग अच्छा होगा, वो अच्छे से काम कर पाएंगे। ऐसे क्या है, उनका बहुत सारा समय जो है रिकवरी में ही चला जाता है। इसके अलावा ट्राइब्यूनल्स आप बनाइए रिकवरी ऑफ लोन्स के लिए, जो कि जल्दी से जल्दी डिसीजन ले पाए। अभी क्या होता है, आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, तो बैंकों को भी जाना पड़ता था कि उसको मान लीजिए आपने एक लोन दिया है जमीन के एवज में, जमीन आपको जब्त करनी है, तो उसके लिए आपको फिर बैंक जाना पड़ेगा, बैंक से छुड़वाना पड़ेगा, बहुत सारे लंबा टाइम लग जाता है। तो ट्राइब्यूनल आप स्टेब्लिश कीजिए जो कि जल्द से जल्द इसमें डिसीजन ले पाए और जल्द से जल्द इसमें काम हो पाए, रिकवरी जल्द हो पाए। ये इन्होंने कहा, बेसिकली ये पूरा सजेशन था कमिटी 1 का। सेकंड कमिटी जो बनाई गई थी वो 1998 में बनाई गई थी, इसका नाम लिखा था आपका बैंकिंग सेक्टर कमिटी। इसका ज़्यादा फोकस था कि कैपिटल एडिक्वेसी रेट जो है बैंक मर्जर्स को और बैंक के हिसाब से लेजिस्लेशन को, इसको देखने का बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव था, इसका एजेंडा था। इसने क्या क्या रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट दिए, तो पहला इन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग बैंक्स का आप मर्जर कीजिए, और लार्जर बैंक्स को वीकर बैंक से आप मर्ज मत कीजिए, इससे निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। बड़े बैंकों को आप मर्ज कीजिए, इससे जो है अच्छा इफेक्ट होगा बैंकिंग सेक्टर में। कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट जो है शुड टेक इनटू कंसीडरेशन मार्केट रिस्क, ये मार्केट रिस्क को देखते हुए आप जो CRA आ रहा है, इसको कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो कहते हैं, इसको आप इंक्रीज कीजिए ताकि जो बैंकों का पैसा, जो बैंक डूबे ना, बैंक फेल ना करे। बैंक ओनरशिप की बात है, इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट कंट्रोल है बैंक का, उससे क्या हो रहा है कि बेसिकली बैंकों की ऑटोनॉमी कम पड़ रही है और बैंक अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि बोर्ड का फंक्शनिंग को आप रिव्यू कीजिए और इनेबल देम टू अडॉप्ट प्रोफेशनल कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, तो उसको प्रोफेशनल स्ट्रेटेजी अपनाने के लिए कहिए, ताकि जैसे प्राइवेट बैंक्स कर रहे हैं ताकि वो डेवलप कर पाए, उसको गवर्नमेंट के चुंगल से थोड़ा आज़ाद कीजिए, उसको प्रोफेशनली उनको बोर्ड को काम करने दीजिए, इंडिपेंडेंटली उनको काम करने दीजिए, आपका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बैंकिंग लॉज को उनका रिव्यू कीजिए और उसको अपग्रेड कीजिए, जो कि अभी के बैंकिंग सेक्टर है ग्लोबल लेवल पे, उसके हिसाब से आप उसको रिव्यू कीजिए ताकि बैंकों को और ज़्यादा मतलब कि ऑटोनॉमी दिया जाए, कि वो ऐसे पहले क्या था कि ब्रांचेस खोलना भी आपको है, उसके लिए आपको RBI की परमिशन चाहिए, बहुत सी चीज़ों पे आपको RBI की परमिशन चाहिए, उसको आप हटाइए, जो नॉर्मल चीज़ें उसके लिए आप बैंकों पे छोड़ दीजिए, उसको परमिशन दीजिए ताकि वो अपने आप ही जो है एक्सपेंड कर सके, अच्छे से काम कर सके। इसके अलावा उन्होंने कंसेप्ट ऑफ नैरो बैंकिंग का लेके आई कि नैरो बैंकिंग आप ट्राई करके देखिए, वीक बैंक जो है उसको फिर से चलाने के लिए इस कंसेप्ट को लेके आए कि नैरो बैंकिंग आप चला के देखिए, अगर तब भी वीक बैंक चल नहीं पाते हैं, नहीं ठीक से काम कर रहे हैं, तो उसको आप बंद कर दीजिए। नैरो बैंकिंग का मतलब क्या था यहाँ पर, कि वीक बैंक शुड नॉट परमिटेड टू इन्वेस्ट इन देयर फंड एनीवेयर एक्सेप्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो जो वीक बैंक है, कमजोर बैंक है, जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उनको आप कहिए कि सिर्फ आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही अपना पैसा लगाएंगे, दूसरे चीज़ों में नहीं लगाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो क्या है, एक डूबने वाली नहीं है, पैसा आपका सुरक्षित रहेगा। तो वीक बैंक को कहा गया कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाए, तब आप काम करके देखें, अगर तब भी वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो आप उसको बंद कर दीजिए। अब हम आते हैं, ये तो रिकमेंडेशन था, इस पर गवर्नमेंट ने क्या क्या इम्प्लीमेंट किया जिससे कि हम रिफॉर्म्स हमने देखने को मिल रहा है आज। तो कुछ जो रिकमेंडेशन पे अमल किया गया, पहला लोअरिंग SLR CRR, ये रेट को कम किया गया ताकि बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आए और ज़्यादा लोन दे पाए और ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए। प्रूडेंशियल नॉर्म्स RBI ने स्टार्ट किया, प्रूडेंशियल नॉर्म्स था कि भाई प्रोफेशनलिज्म आए बैंकों में, पब्लिक सेक्टर बैंक में भी प्रोफेशनलिज्म ला पाए। इसका क्या मीन था कि आप जो डिस्क्लोजर, प्रॉपर डिस्क्लोजर हो आपका इनकम का, कहाँ से आप कमा रहे हैं, आपका एसेट जो है
कौन सा एसेट नॉन परफॉर्मिंग है, कौन सा परफॉर्मिंग है, किससे आप चुका पा रहे हैं, वो सारा आपको डिस्क्लोज करना है ताकि सही समय रहते उस पर आप काम कर सकें आरबीआई। उसके अलावा इंटरेस्ट रेट को अब जो है डीरेगुलेट कर दिया गया। कंपटीशन बढ़ाने के लिए प्राइवेट बैंक्स हैव अलाउड एंट्री एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, ताकि इससे कंपटीशन बढ़ेगा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ कंपटीटर होगा और वो अच्छे से काम कर पाएंगे। गवर्नमेंट इनेबल बैंक टू रेज कैपिटल थ्रू पब्लिक इशूज, ये भी गवर्नमेंट अलाउ किया कि आपको कैपिटल जो है गवर्नमेंट से लेने की जरूरत नहीं है, पब्लिक इशू से, जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे बैंक जो है लिस्टेड है मार्केट में, तो उससे आप पैसा ले पब्लिक इशू से। इससे क्या होगा, उसमें एक मार्केट डिसिप्लिन भी आएगा बैंकों में। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन यहाँ किया गया कि आप नए ब्रांचेस खोल सकते हैं, जो ब्रांचेस काम नहीं कर रहे हैं, उसका प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, उसको आप बंद भी कर सकते हैं, आरबीआई के परमिशन की जरूरत आपको नहीं है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई गई जो कि बेसिकली क्या करता है, इसे हमने देखा कि ऐसे एआरसी बेसिकली क्या करे, जो बैड लोन्स है बैंकों के पास जिसका वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, उसका इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उसका जो प्रिंसिपल नहीं आ रहा उनके पास, ईएमआई नहीं आ रहा, तो उसका लोन जो है वो एआरसी को दे देती है। एआरसी कुछ पैसों में उसको कुछ कम दामों में उससे बेसिकली बैंकों से खरीद लेता है, और एआरसी का ये काम है कि वो रिकवरी करे और वो अपना जो है प्रॉफिटेबिलिटी वहां से कमाए, ये ताकि बैंकों का टाइम जो है रिकवरी में वेस्ट ना हो। ये बेसिकली इसका कंसेप्ट था। इसको भी स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट ने, 2002 में स्टार्ट हुआ। अभी काफ़ी सारे एआरसी जो है इस्टेब्लिश्ड है ऑल ओवर इंडिया। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इस ट्राइब्यूनल्स को सेटअप किया, रिकवरी ट्राइब्यूनल, जो कि जल्द से जल्द इस चीज़ों में डिसीजन दे सके और जल्द से जल्द जो है लोन रिकवरी का प्रोसेस जो है फास्टर हो सके। इसके अलावा आरबीआई ने अपना सुपरविजन सिस्टम को और स्ट्रेंथन करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, एक इंडिपेंडेंट यूनिट जो कि कमर्शियल बैंक्स को देखेगी कि वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, गाइडलाइन फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, ऐसा ना और देर हो जाए उसमें। स्ट्रिंजेंट नॉर्म जो है, बेसल नॉर्म्स को हमने जैसे जैसे बेसल नॉर्म्स नए नए आए उसको हमने इम्प्लीमेंट किया, तो इससे क्या हुआ, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है उसको हमारे बैंकों ने फॉलो किया और वो और स्ट्रेंथन हुए। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, ये भी इसी का एक पार्ट है एक तरह से, इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो फ्रेंड्स ये था नसीमम कमेटी 1 और 2 और उसका रिकमेंडेशन। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, जरूर आप लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसको सोशल मीडिया पे भी आप शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलें आप, और बेल नोटिफिकेशन दबाएं वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप पॉलिटी का और इकोनॉमिक्स का और द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसका आप वीडियो देख सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। बेल नोटिफिकेशन दबा के आपको जो नए वीडियो आएंगे उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।